नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। मैं सुमन रावत एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ शिवांगी पुरोहित द्वारा लिखित किताब सांझी एक अधूरी कहानी। अब तक आपने सांझी में सुना कि कैसे पारिवारिक कलह से तंग आकर सांझी ने सुसाइड जैसा कदम उठाया, लेकिन वंश ने सही समय पर उसे बचा लिया। दोनों ने उसी घर में रहकर एक बार फिर से नई तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। अब आगे। एक दिन माँ का फोन आया। बेटू, तुम आ रही हो ना? बंटी और मैं नानी के यहाँ आ गए हैं। सांझी की माँ रीवा में एक हॉस्टल में वार्डन की जॉब करने लगी थी। खुशी नानी के यहाँ रहकर पढ़ती थी और बंटी माँ के साथ रीवा में रहता था। हाँ मम्मी, मैं आऊंगी। अभी तो एक हफ्ता है ना रक्षाबंधन को, सांझी ने कहा। तेरी आवाज को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ ने कहा। मलेरिया हो गया है मम्मी। 3 बार डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ। बुखार बना ही रहता है। कल वंश का बर्थडे है, वो भी रूखा सूखा निकल जाएगा, सांझी ने कहा। अगले दिन सांझी बहुत दुखी थी। वो वंश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन तबीयत काबू में नहीं थी। सासू माँ और जेठानी ने वंश के जन्मदिन के कारण आलू बड़े और गाजर का हलवा बना दिया। शाम के समय राघव, जो पड़ोस में ही रहता था, वो वंश का बहुत अच्छा दोस्त था और रिश्तेदार भी। वो वंश को पार्टी करने ले गया। सांझी का मन बहुत उदास था। पिछली बार दोनों बाहर खाने गए थे और वहीं केक भी काटा था। वंश के सारे दोस्त भी थे, लेकिन इस बार सांझी कुछ नहीं कर पाई थी। वंश का जन्मदिन ऐसे ही निकल गया। सांझी 4-5 दिन में ठीक भी हो गई। सांझी और वंश की शादी को 1.5 साल होने को थे, लेकिन वंश का परिवार सांझी को ठीक से स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। रक्षाबंधन के एक दिन पहले सांझी ने अपने ससुर से पूछा, पापा, माँ नानी के यहाँ आई हुई है, मैं चली जाऊं क्या? पिछले साल भी नहीं जा पाई थी। अब तुम जाओगी और बड़ी बहू नहीं जाएगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा? फिर वो भी जाने को कहेगी, ससुर जी ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर 2 दिन बाद बंटी का जन्मदिन भी है। वो बुला रहा है पापा। माँ का फोन आया था, सांझी ने कहा। तभी सासू माँ भी बीच में बोल पड़ी। वंश के जन्मदिन पर तो तुमने कुछ नहीं किया था, बिस्तर पर आराम करती रही। आज भाई का जन्मदिन मनाना चाहती हो? बड़ी बहू तो किसी का जन्मदिन मनाने नहीं जाती। भाई है वो मेरा, उसे राखी बांधने भी नहीं जाने दे रहे। नानी का घर बस 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जन्मदिन रहने दो, राखी तो बांध लेने दो। जाकर शाम को ही वापस आ जाऊंगी। सांझी ने बहुत कहा, लेकिन सास ससुर नहीं माने। आज इस वजह से सांझी अपने कमरे में बैठी घंटों रोती रही। शाम को जब वंश वापस आया, उसने सांझी को रोता देखा। सांझी ने उसे सब बता दिया। वंश ने माँ से जाकर पूछा, क्यों नहीं जाने दे रहे उसे? माँ ने ये कहकर टाल दिया कि बड़ी बहू नहीं जा रही, उसे कैसे जाने दे? हम बहुओं में भेदभाव नहीं करते। वंश के मुंह से निकला, वाह, भेदभाव? पिछले 1.5 साल से आप सांझी के साथ भेदभाव ही कर रहे हो, कहकर वंश सांझी के पास चला गया। उसने सांझी को गले लगा लिया। काफी देर तक सांझी उससे लिपटकर सुबकती रही। वंश उसके दुख को समझता था, उसे खुश रखने की कोशिश भी करता था। उन दोनों का प्यार ही था जो सांझी को जिंदा रखे हुए था, वरना इतने सालों से सांझी की जिंदगी में जो कुछ चल रहा था वो उसकी क्षमता के बाहर था। सांझी सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन संघर्ष अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ा था। वंश से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए सारे सुखों की अपेक्षा छोड़ती थी। सांझी तो बस वंश की होकर रहना चाहती थी। इसीलिए प्रताड़नाओं के बाद भी उसका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि उसका प्यार वंश के साथ रहते रहते और भी ज्यादा बढ़ गया था। दिन भर अकेले बैठी रहती, सास के ताने सुनती, लेकिन शाम को जब वंश के साथ होती तो सब भूल जाती। प्यार में वाकई बहुत ताकत होती है, जो इतनी सहन शक्ति दे जाती है कि सारी चीजें अपने प्यार के आगे नजरअंदाज कर देती है। सांझी वंश से बिल्कुल मर मिटने वाला प्यार करती थी। उसके लिए अपनी जिंदगी भी दे सकती थी।
आज के जमाने में इस तरह का प्यार बहुत कम मिलता है, जहां दोनों तरफ एक जैसा सच्चा प्यार और बेइंतहा प्यार था। चाहे किसी कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जिंदगी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों उन परेशानियों को झेलते रहते, पर कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह वंश के पेट में तेज दर्द हुआ। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने एसिडिटी कहकर सिरप और दवाइयां दे दी। दवाई लेने के बाद वंश दिन भर सोया। उसका पेट दर्द ठीक हो गया था, लेकिन अचानक रात के 8 बजे जोर का दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि वंश रह रहकर कराहता रहा। सांझी ने ससुर जी को बताया और एम्बुलेंस को फोन किया। वंश का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। सांझी बहुत घबरा गई थी। एम्बुलेंस आई और वंश को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने वंश के हालात को देखकर भोपाल ले जाने की सलाह दी, क्योंकि छोटे शहर के उस इकलौते अस्पताल में इतनी सुविधाएं नहीं थी। सांझी, वंश के पापा राघव और 4 लोग वंश को लेकर भोपाल निकल गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसकी हालत इतनी नहीं बिगड़ती, ससुर जी ने रास्ते में सांझी से कहा। पापा जी, अचानक दर्द शुरू हो गया था, मैंने तुरंत बता दिया था आपको। दिन भर से अच्छे से सो रहे थे, सांझी ने कहा। तुम तो उसे मारना ही चाहती हो, ससुर जी ने कहा। सुनकर सांझी की आंखों में आंसू आ गए। वंश ने सांझी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और कस के पकड़ लिया। सारे रास्ते वंश ने सांझी का हाथ पकड़े रखा। रास्ते भर सांझी वंश का चेहरा देखती रही। भोपाल पहुंचकर वंश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांझी वंश के कमरे के बाहर बैठी रोती रही। एक अजीब सी घबराहट हो रही थी उसे। राघव सांझी के पास बैठा उसे ढांढस बंधाता रहा। पापा और काका भी इधर उधर घूमते रहे। रात के लगभग 3 बजे वंश की हालत स्थिर हुई। वो पलंग पर निढाल पड़ा था। सांझी अंदर वंश के बाजू में जाकर बैठ गई। सांझी लगातार रोई जा रही थी। वंश ने सांझी का हाथ पकड़कर कहा, एक गाना गाऊं? तुम पागल हो क्या? ऐसी हालत में तुम्हें गाना सूझ रहा है। सांझी ने वंश को डांटा। वंश ने सांझी को लेटे लेटे ही गले लगा लिया और कहा, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो। कहकर वंश और सांझी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। राघव ने उन दोनों को ऐसे देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। सांझी सुबह 9 बजे तक वैसे ही वंश के पास बैठी रही और उससे बातें करती रही। जब ससुर जी ने उसे बाहर बुलाया तब वो जाकर बाहर गई। सांझी के बाहर जाने के बाद ही वंश ने तेज सांसें लेना शुरू कर दिया। सांझी भागकर वापस वंश के पास गई। वंश की हालत देखकर वो घबरा गई। आंखें लाल हो गई थी और सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों ने वंश को आईसीयू में भर्ती कराया। सांझी को उन्होंने बाहर ही रोक दिया। सांझी बेहताशा रोई जा रही थी। 1 घंटे तक आईसीयू का दरवाजा नहीं खुला। सांझी को चिंता होने लगी थी कि कहीं वंश को कुछ न हो जाए। तभी राघव का फोन बजा। फोन सुनते ही राघव के हाव भाव बदल गए। उसने सांझी को जाहिर नहीं होने दिया। राघव ने सांझी से कहा, चलिए भाभी, पास में मंदिर है, बाहर से ही दर्शन करके हाथ जोड़कर आ जाएंगे। सांझी ने मना कर दिया, लेकिन राघव उसे जबरदस्ती मंदिर तक ले गया। सांझी ने कहा, अंदर चलते हैं ना, भगवान के दर्शन कर लेंगे ताकि वो वंश को जल्दी ठीक कर दे। अरे नहीं, अस्पताल से आए हैं, मंदिर नहीं जा सकते, यहीं सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। राघव काफी देर तक सांझी को भटकाता रहा।
सांझी वापस चलने को कहती रही, लेकिन राघव टालता रहा कि थोड़ी देर और बैठते हैं। लगभग 40 मिनट बाद दोनों वापस अस्पताल पहुंचे तो देखा ना तो वहां वंश था और ना ही ससुर जी और ना ही काका जी। आखिर सब कहाँ चले गए थे? राघव को किसका फोन आया था? इस तरह सांझी को लेकर वो आखिर क्यों भटकता रहा? ये सब जानने के लिए सुनिए सांझी मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। नमस्कार।